नमस्कार भारत के नौजवानों, कैसे हो भाई। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। तो साथियों, अपने इतिहास का सिलसिला स्टार्ट कर रखा था। उस इतिहास में अपने बात कर रहे थे चौहान वंश का इतिहास। चौहान वंश की इससे पहले 4 वीडियो हो चुकी है, अभी 4 क्लासें हो गई है। आज बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। ठीक है भाई, आज किसकी बात करते हैं? तो अपना हेडिंग है विग्रहराज चौहान विग्रहराज विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा विद्यार्थी हो? विग्रहराज चतुर्थ। अब आप कहोगे सर विग्रहराज चतुर्थ का समय क्या है, तो बता देना 1158 से लेकर 1158 से लेकर बच्चों 1163 ईस्वी तक। उस सर 55 से सीधा 58 पे कैसे? हाँ बिल्कुल साथियों, इसके बाद में शासक बना था कौन भाई? जगदेव। लेकिन वो पितृहंता शासक था, इसलिए सामंतों ने इसे हटा दिया। सामंतों ने क्या कर दिया? उसे हटा दिया था। इसीलिए उसमें उसे उसे हटाने के बाद में शासक किसे बनाया गया था? विग्रहराज को बनाया गया था। उसे किसे बनाया गया था? विराज को बनाया गया था। इसके पिता कौन थे बच्चों? बता देना। अन्ना जी थे। कौन थे? अर्नोराज थे बच्चों। कौन थे? अर्नोराज थे। पिता कौन थे? अर्नोराज थे। ये विद्वानों का अच्छा ज्ञाता था, आश्रयदाता था, इसलिए इसे कवि बांधव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कवि बांधव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कवि बांधव कहते हैं। सर किसने कहा था? जानक भट्ट ने कहा था। विद्यार्थी किसने कहा था? जानक भट्ट ने कहा। जानक भट्ट एक कवि था, उसी ने कहा था। जानक भट्ट ने क्या कहा था? कवि बांधव। क्यों कहा था बच्चों? क्योंकि ये क्या था भाई? कवियों का और विद्वानों का आश्रयदाता था। एक इतिहासकार था किलहोरन। किलहोरन किलहोरन ने कहा किलहोरन ने कहा कि विग्रह चतुर्थ कालिदास व भगवती की क्या कर सकता है? ओड कर सकता है। किसकी भी? इसकी तुलना किलहोरन ने तुलना किससे की भाई? कालिदास। किससे तुलना की? कालिदास व भवभूति से। भवभूति से किससे तुलना की? कालिदास व भवभूति से इसकी तुलना की थी भी। ठीक है। फिर विग्रह चतुर्थ का समय है ना। विग्रहराज चतुर्थ का समय चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। कौन क्या कहलाता है? चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ का समय चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। चौहानों का साम्राज्य विस्तार का समय किसका समय कहलाता है? तो बता देना सर, अजय राज का कहलाता है। किसका कहलाता है? अजय राज का कहलाता है। ठीक है भाई। फिर विग्रहराज से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है ना। किससे? विग्रहराज से संबंधित ग्रंथ। विग्रहराज से संबंधित बच्चों ग्रंथ कौन से है? तो एक बता देना, ललित विग्रहराज है। कौन सी? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज का लेखक कौन है बच्चों? ललित विग्रहराज का लेखक है सोमदेव। कौन था बच्चों? सोमदेव। ललित विग्रहराज का लेखक कौन है? सोमदेव है। एक बच्चों कौन है? विशलदेव रासो। विशलदेव रासो। विशलदेव रासो का लेखक कौन है बच्चों? बता देना बच्चों, कौन है अभी विशलदेव रासो का? विशलदेव रासो का जनक लेखक कौन है? नरपति नाल्य। कौन है बच्चों? नरपति नाल्य। कौन है बच्चों? नरपति नाल्य। द्वारा से लेकर विग्रहराज चतुर्थ 1158 ईस्वी में अपने भाई जगदेव को पराजित करके शासक बना था और 1163 ईस्वी तक रहा था। पिता कौन है बच्चों? अर्नोराज है। कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए जानक ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी। इसका समय चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्णकाल। इसके बारे में जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है? तो ललित विग्रहराज से मिलती है, जो क्या अभी सोमदेव ने लिखा था। और विशलदेव रासो से मिलती है, जो किसने लिखा था? नरपति नाल्य ने लिखा था। एक इसने संस्कृत भाषा में खुद ने लेख लिखा था, हरि केली है ना। उससे भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना। डाल दो यार। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखना।
चले भाई, किसने भी? विशल देव ने। इसी का दूसरा नाम क्या था? विशल देव भी था ना। वीरराज चतुर्थ को विशल देव भी कहते हैं। तो विशल देव ने एक खुद ने नाटक लिखा था। कौन सा नाटक लिखा था? कौन सा नाटक लिखा था बच्चों? उस नाटक का नाम था हरि, क्या नाम था? हरि केली नाटक था। क्या नाम था? हरि केली नाटक था। क्या नाम था विद्यार्थियों? हरि केली नाटक था। ठीक है। इस नाटक की बच्चों भाषा कौन सी है? तो आप बता देना सर, इसकी जो भाषा वो कौन सी है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा है। कौन सी बच्चों? संस्कृत भाषा है। सर इसमें कुल पंक्तियां कितनी हैं? कुल पंक्तियां कितनी है बच्चों? बता देना सर। 150 पंक्तियां हैं। कितनी है? 150 पंक्तियां हैं। इसी कितनी पंक्तियां हैं? 150 पंक्तियां हैं। इसमें बच्चों संवाद किसका है? तो देखना इसमें किरात के बेस में, किरात तो बच्चों शिकारी, शिकारी के बेस में शिव जी थे। कौन थे? शिव जी थे और अर्जुन। किरात के बेस में शिव जी थे और अर्जुन के मध्य क्या संवाद है? कहते हैं कि अर्जुन को इस बात का घमंड हो गया कि मेरे से बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं है, बस एक है। कौन? जिन्होंने मेरे को सिखाया है, द्रोणाचार्य जी। ठीक है। उस घमंड को तोड़ने के लिए किरात के बेस में शिवजी ने शिकारी के बेस में वेश धारण किया। ठीक है। और कहते हैं कि जिस हिरण का शिकार अर्जुन कर रहा था, उस हिरण को पहले तीर किसका लगा? शिवजी का लगा ना। तो अर्जुन घबरा गया था। अर्जुन ने कहा कि जा तो मुझे पराजित करने वाला एक ही है, द्रोणाचार्य जी, वो तो है नहीं, वो तो चालते रहे। जा फिर आप कौन से हो? महान शिव हो, है ना। उसका घमंड तोड़ा था शिव जी का। तो इसमें संवाद किसका मिलता है भाई? संवाद, संवाद मिलता है बच्चों शिवजी व अर्जुन के मध्य संवाद है इसमें, है ना। शिवजी थे वो किस वेश में थे? किरात के वेश में थे। किरात का अर्थ होता है बच्चों शिकारी। क्या अर्थ होता है? शिकारी होता है। ठीक है भाई। इस हरिकेली में नाटक में कुल पंक्तियां कितनी है? 150 है। इस हरिकेली नाटक का आधा भाग, आधा जो भाग है ना, आधा भाग, आधा भाग बच्चों कहाँ पे है? 2.5 दिन के झोपड़े पर अंकित है। कहाँ पे? 2.5 दिन के झोपड़े पर अंकित है। ठीक है सर। 75 पंक्तियां इस पे होगी, बाकी 75 बिल्कुल आधा भाग, आधा जो भाग है बच्चों, आधा जो भाग है 75 पंक्तियां वो क्या है? ब्रिस्टल, ब्रिस्टल। सर ये कहाँ ब्रिस्टल पड़ता है बच्चों? इंग्लैंड में। ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की, राजा मोहन राय की, राजा राम मोहन राय के स्मारक पर अंकित है ना। राजा राम मोहन राय 1830 ईस्वी में इंग्लैंड में अकबर सेकंड की पेंसिल लेने के लिए, पेंसिल बनवाने के लिए गए थे और वहीं पर क्या इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो जाती है। अलग अलग मत है भी, कहते हैं कि इन्होंने अंतिम समय में ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था, इसलिए वहां के निवासियों ने क्या किया? इसको वहां पर दफना दिया था। ठीक है भाई। ध्यान रखना। हरिकेली नाटक के कुल कितने भाग है? 150 भाग है। इनमें आधा भाग इस पे 2.5 दिन के झोपड़े पर अंकित और आधा भाग डिजिटल में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर अंकित है। ठीक है बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना। चले बच्चों, अब बात करते हैं अपने इसके विग्रहराज के समकालीन शासक, विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन शासक। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्या बना लेना आप? भारत का नक्शा बना लेना मेरे जैसे। ठीक है भाई।
इधर क्या हमारे अजमेर है, और अजमेर का शासक कौन है, बता देना भाई कौन है, वीरराज चतुर्थ है। कौन है, वीरराज चतुर्थ है। और इधर पड़ता हमारे गुजरात, और गुजरात पे किसका, चालुक्य वंश का शासन है, चालुक्य वंश। इसके पिता के समय चालुक्य शासक कौन था, तो कुमारपाल था। कौन था, कुमारपाल। विद्यार्थियों कौन था, कुमारपाल। इधर विद्यार्थियों पढ़ता हमारे दिल्ली, दिल्ली, और दिल्ली का शासक था बच्चों, दिल्ली का शासक था अनंगपाल, अनंगपाल तोमर। क्या नाम था, अनंगपाल तोमर था। विद्यार्थियों क्या नाम था, अनंगपाल तोमर। यहाँ पर था हमारे कन्नौज, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है कन्नौज, और कन्नौज का शासक कौन था, विजय सिंह था। विद्यार्थी कौन था, विजय सिंह था, विजय सिंह था। ठीक है, यहाँ पर था बच्चों गजनी, गजनी, गजनी का जो शासक था वो था खुसरो शाह। क्या नाम था विद्यार्थियों, खुसरो शाह था। विद्यार्थियों कौन था, खुसरो शाह। ठीक है, गजनी का शासक कौन था, खुसरो शाह। दिल्ली का शासक कौन था, अनंगपाल तोमर। और कन्नौज का शासक कौन था, विजय सिंह था। अजय राज ने क्या किया, सॉरी वीरराज ने क्या किया, यहाँ से दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर को पराजित कर दिया। क्या कर दिया, अनंगपाल तोमर को पराजित कर दिया, समझना भाई। बाद में इसने कन्नौज के शासक विजय सिंह को भी क्या कर दिया बच्चों, पराजित कर दिया। ठीक है भाई। और अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने के लिए, क्योंकि इस कुमारपाल, चालुक्य शासक कुमारपाल ने क्या किया था बच्चों, इस अर्णोराज पर आक्रमण किया था, है ना। तो अपने बाप के अपमान का बदला लेने के लिए वीरराज ने क्या किया, अजमेर पर आक्रमण, सॉरी वीरराज ने क्या किया, गुजरात पे आक्रमण कर दिया, और कुमारपाल को क्या कर दिया बच्चों, पराजित कर दिया। जब अजमेर का शासक कौन था, वीरराज था, उसमें गजनी का शासक था खुसरो शाह। अब खुसरो शाह से खुश नहीं रहा गया, क्योंकि उसमें शक्तिशाली राजा कौन था, अजमेर का वीरराज। इस खुसरो ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया किस पर, अजमेर पर, और अपने हाथों क्या हो गया, ये वीरराज के हाथों क्या हो गया बच्चों, ये पराजित हो गया। क्या हो गया बच्चों, पराजित हो गया। ठीक है भाई। इसके बाद में क्या होता है बच्चों, अनंगपाल तोमर ने किस पे, अजमेर के शासक वीरराज ने अनंगपाल तोमर पर आक्रमण किया, अनंगपाल तोमर को पराजित कर दिया। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कांचन देवी। क्या नाम था बच्चों, कांचन देवी। ठीक है भाई, कांचन देवी से विवाह करवा दिया किसका भाई, अपने भाई सुमेश्वर चौहान का। सुमेश्वर चौहान कौन था, तो वीरराज चतुर्थ का भाई था। इन दोनों से उत्पन्न पुत्र कौन था भाई, दोनों से उत्पन्न पुत्र था पृथ्वीराज चौहान थर्ड था। विद्यार्थी कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तृतीय था। जब अजय राज ने, सॉरी वीरराज ने अजमेर से काव्य आक्रमण किया दिल्ली पर, तो दिल्ली में एक स्तंभ का निर्माण करवाया था जिसका नाम था शिवालिक स्तंभ। इधर करवा देता हूँ, दिल्ली में आक्रमण करने के बाद एक स्तंभ का निर्माण करवाया था, उस स्तंभ का नाम था शिवालिक, शिवालिक स्तंभ। शिवालिक स्तंभ का निर्माण कहाँ पे करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया बच्चों, इसका निर्माण करवाया दिल्ली के अंदर विग्रहराज ने। विग्रहराज को क्या कहते हैं बच्चों, विशल देव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विशल देव ने करवाया। सर निर्माण कहाँ करवाया, तो बता देना सर, दिल्ली में। कहाँ पे करवाया बच्चों, दिल्ली में निर्माण कराया। दूसरी बात, इसका निर्माण दिल्ली में करवाया। इस लेख में विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा गया था, इसमें विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार कहा गया बच्चों, किसका, विष्णु का अवतार कहा गया है। इस लेख में क्या कहा गया बच्चों, विष्णु का अवतार कहा गया है। किसको भी, विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार किस लेख में कहा गया है, तो बता देना सर, किस में कहा गया है, शिवालिक स्तंभ लेख में कहा गया है। दोबारा से देखना, अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरो को पराजित किया। अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ ने चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ ने किसको पराजित किया, कन्नौज के शासक विजय सिंह को पराजित किया। अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ ने किसको पराजित किया, अनंगपाल तोमर को पराजित किया। अनंगपाल तोमर की पुत्री थी कांचन देवी। कांचन देवी का विवाह किससे किया भाई, अपने भाई सुमेश्वर चौहान से किया। किससे किया भाई, अपने भाई सुमेश्वर चौहान से किया। इन दोनों से उत्पन्न कांचन देवी और सुमेश्वर चौहान से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था।
क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना। नहीं तो वाईफाई ठीक है, ये नहीं लगाऊंगा, वाईफाई लगा एक बार। चले भाई, अब एक बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के निर्माण कार्य। निर्माण कार्य विद्यार्थियों, निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में सबसे पहले याद रखना, इन्होंने किसका निर्माण करवाया? आप बता देना सर। इन्होंने करवाया संस्कृति पाठशाला का। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया बच्चों? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। सर संस्कृत पाठशाला है कहाँ पर? तो बता देना कहाँ है, तो बता देना सर अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ पर है बच्चों? अजमेर में है। दूसरी बात, सर इसका कोई उपनाम भी है? बिल्कुल इसका उपनाम है। इसे कहते हैं, देखो संस्कृत पाठशाला है, ये क्या है? इसे कहते हैं संस्कृत मंदिर भी कहते हैं, सरस्वती मंदिर कहते हैं, सरस्वती मंदिर कहते हैं। अब सरस्वती माता का क्या होता है? विद्या वाली माता है, तो इनको पढ़ने के लिए कंठों का प्रयोग किया था, इसलिए इसे कहते हैं कंठाभरण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंठाभरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कंठाभरण भी कहते हैं। इस मंदिर को तोड़ा किसने? इस मंदिर को बच्चों तोड़ा किसने? तो बता देना सर कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया। बदल दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सरस्वती पाठशाला को तोड़कर किसमें बदल दिया बच्चों? बता देना 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया। और वो 2.5 दिन का झोपड़ा, वो 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनाया, कहते हैं अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अलग अलग इतिहासकार कहते हैं, कुछ तो ये कहते हैं कि यहाँ पर ढाई दिन का पंजाब साहब पीर का उर्स लगता है, इसलिए से 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ना ना ऐसा नहीं है, ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसे राजस्थान की क्या कहते हैं बच्चों? राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्रथम मस्जिद कहते हैं। किसे भी? 2.5 दिन के झोपड़े को कहते हैं। ठीक है भाई, इसका निर्माण किसने करवाया बच्चों 2.5 दिन के झोपड़े का? तो बता देना सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था बच्चों। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इस 2.5 दिन के झोपड़े को बनाने के लिए कुल कितने खंबे लगे थे? 16 खंबे लगे थे, इसलिए 16 खंबों की मस्जिद बोल दो या 16 खंबों का महल भी बोल सकते हो आप। 16 खंबों का महल, इसने कहा था इसको 16 खंबों का महल भी कहते हैं। ठीक है भाई, इसका वास्तुकार कौन है? इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? वास्तुकार कौन है बच्चों? बता देना अब्बू बकर है। कौन बच्चों? अब्बू बकर है। कौन है बच्चों? अब्बू बकर इसका क्या है? वास्तुकार भी है। ठीक है बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, इधर वाला साफ कर रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, इसका कहते हैं कि यहाँ उर्स लगता है। उर्स लगता है बच्चों किसका? पंजाब साहब पीर का। पंजाब साहब पीर का उर्स लगता है। क्या लगता है? पंजाब साहब पीर का उर्स लगता है बच्चों। ठीक है भाई, पंजाब साहब पीर का उर्स लगता है। 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले कथन बताता हूँ इसके बारे में। किस किसके कथन है? हमारा टोड क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड। एक बात सुनना विद्यार्थियों,
राजस्थान में कथनों के बारे में बात आ जाए और ऑप्शन में कर्नल जैक स्टोर्ड हो, आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आप निष्कोच 90% कर्नल जैक स्टोर्ड कर सकते हो। सर्वाधिक जो कथन बोले हैं राजस्थान के बारे में किसने बोले हैं? कर्नल जैक स्टोर्ड ने बोला है। इस कर्नल जैक स्टोर्ड ने 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में क्या कहा कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी। क्या बोला? मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी। क्या नहीं देखी बच्चों? मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी। ठीक है भाई। तो मूर्लंग ने किस दुर्ग के लिए कहा कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में इतना प्राचीन व सुरक्षित दुर्ग नहीं देखा? तो याद रखना विद्यार्थियों, किसके लिए कहा था? किसके लिए कहा था? बटनेर दुर्ग के लिए कहा था। किसके लिए? बटनेर दुर्ग के लिए। दूसरा जो कथन है किसका भी? जॉन मार्शल का है। जॉन मार्शल ने इस दुर्ग के लिए क्या कहा था? कि ये जो मस्जिद है वो 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई है ना, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। क्या भी? यह मस्जिद 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। लेकिन एक अलग इतिहासकार है, इसका नाम है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन क्या कहता है बच्चों? पर्सी ब्राउन कहता है कि ना ना, ऐसा नहीं है, 2.5 दिन में नहीं, यहाँ तो पंजाब सा पीर का उर्स लगता है 2.5 दिन का, इसलिए इसे 2.5 दिन की झोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब सा 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। चलिए भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान चतुर्थ के बेटे की। इनके बेटे कौन है? चले भाई, पृथ्वीराज चतुर्थ के सन कितने बच्चों? 2 है। कितने हैं? बड़ा पुत्र है उसका नाम है अपर गांग्य। क्या नाम है? अपर गांग्य। बड़ा पुत्र है उसका नाम क्या है? अपर गांग्य। छोटा जो पुत्र है उसका नाम है नागा अर्जुन। तो वो क्या नाम है? इसका नाम है भाई, है ना? क्या नाम है? नागा अर्जुन। इस अपर गांग्य जब शासक बना था, तो याद करना, इसने अर्नोराज की हत्या की थी। उसका नाम क्या था? जगदेव। उस जगदेव का एक पुत्र था जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान प्रथम। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, सॉरी, क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान प्रथम हो चुका था, जो किसका पिता था? अजय राज का। इसकी हत्या किसने की थी? पृथ्वीराज सेकंड ने की थी, और राजा बन गया। ये किसका पुत्र था? ये पुत्र था जगदेव का। जगदेव का पुत्र था। ठीक है विद्यार्थियों, ये राजा बना, लेकिन निसंतान क्या हो जाती है? निसंतान मृत्यु हो जाती है। नागार्जुन क्या करता है विद्यार्थियों? नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय विद्रोह करता है। किसके समय विद्रोह करता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय विद्रोह करता है। तो ये विद्यार्थी हमारे क्या था? पृथ्वीराज चतुर्थ था, है ना? इसके बाद निसंतान मृत्यु हो जाती है किसकी? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की। हाँ, इसके बाद में शासक बन जाता है सोमेश्वर चौहान। तो हेडिंग लाना फटाफट, सोमेश्वर चौहान।
कौन अभी आगे नेक्स्ट? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान 1169 ईस्वी में शासक बनता है और 1177 ईस्वी तक रहता है। सर ऐसे कैसे बता रहे हो? पहले 1163 नहीं भाई, इसके बीच में 3 साल तक 4 साल तक शासक किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने किया था। बाद में उसकी निज संतान मृत्यु होने के बाद में शासन किसने संभाला? सोमेश्वर ने। इसके पिता कौन थे बच्चों? बच्चे को पिता कौन थे इनके? तो अर्नोराज थे। कौन थे? अर्नोराज थे बच्चों। ठीक है, माता का नाम क्या था बच्चों? तो बता देना सर। कौन है अभी? कांचन देवी है। कांचन देवी है। कौन है भाई? कांचन देवी है। कौन है? कांचन देवी है। और इनका जो विवाह होता है बच्चों, विवाह होता है वो किसके साथ होता है? विवाह कपूरी देवी के साथ होता है। कपूरी देवी के साथ होता है। विद्यार्थियों थोड़ा सा बात देखना, इससे पहले मैंने बताया था अनंगपाल तोमर की पुत्री कांचन देवी। नहीं विद्यार्थियों, वो क्या थी? कपूरी देवी थी। कौन थी? कपूरी देवी थी भी। थोड़ा सा कर लेना उसमें, वहां पे कांचन देवी लिखा गया भाई। तो विवाह किससे होता है? कपूरी देवी से विवाह होता है, जो किसकी पुत्री थी? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ। दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी, है ना? क्योंकि वीरराज चौहान चतुर्थ ने उस पर आक्रमण किया था, है ना? और अपने भाई सोमेश्वर चौहान से क्या की थी? शादी की थी, शादी करवाई थी। इसकी भी? कपूरी देवी की। ठीक है। दूसरी बात, इस कपूरी देवी इस वीरराज चौहान का सॉरी इस सोमेश्वर चौहान का मंत्री कौन था? बता देना। मंत्री था कदमवास। ठीक है, कदमवास। ऐसे कमास भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? केमास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमास भी कहते हैं। और क्या है इसके बारे में? एक बात और लिखना नोट करके। और क्या अभी सोमेश्वर चौहान ने क्या किया था? अपने पिता की एक मूर्ति बनाई थी, इसलिए इन्होंने नवीन मूर्ति कला को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। इसलिए सोमेश्वर चौहान ने नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया था। क्या दिया था बच्चों? नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया था भाई। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज अपने क्या बात की है? सोमेश्वर चौहान की बात की है। सोमेश्वर चौहान 1169 में शासक बनता है और 1177 ईस्वी तक रहता है। इसका विवाह विद्यार्थियों ध्यान रखना, इसका विवाह होता है दिल्ली के अनंगपाल की पुत्री कपूरी देवी के साथ होता है। मैंने वहां गलती से कांचन देवी लिख दिया भाई। ठीक है, कांचन देवी नहीं है, कांचन देवी इनकी माता थी भी। कौन थी? माता थी, जिनका विवाह किसके साथ होता है? अनुराज के साथ होता है भी। थोड़ा सा देख लेना। बाकी यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। धन्यवाद।